हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर क्रैश कोर्स सीरीज का केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, ऑर्गेनिक का हम कवर कर चुके हैं पूरा क्रैश कोर्स, मैक्सिमम चैप्टर मैंने करा दिए हैं इंपॉर्टेंट आपको। इनऑर्गेनिक के भी मैक्सिमम चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कवर करेंगे अपन, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स पर भी आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना नया चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। देख लो जरा, फिजिकल भी बहुत इजी चैप्टर है और क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से आप बना सकते हो अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ग्राफिकल एनालिसिस हम उसका समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को आप जानते हो, इस टाइप से एरो से अपन डिफाइन कर देते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने वाला है। सही है ना। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, और रिएक्शन अब जस्ट स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चलता रहेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की बराबर हो जाएगी, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा था उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बनाने लगे, मतलब वो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताऊं, आर से क्या बन रहा है, पी, तो ध्यान से देखना जरा। कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं है और रिएक्टेंट कुछ है। सही है, यही है ना। प्रोडक्ट नहीं है मतलब जीरो और रिएक्टेंट कुछ है। अब क्या होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी पोजीशन आएगी, ऐसा पॉइंट आएगा जब रिएक्टेंट की रेट और प्रोडक्ट की रेट बराबर हो जाएंगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनकी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इस टाइम पर मैं बोल रहा हूं कि इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई एक तरीके से। सेम नहीं बोलो, कांस्टेंट बोलो। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, मतलब इनकी रेट क्या हो गई, बराबर। तो इस टाइम को हम बोल देंगे टाइम फॉर इक्विलिब्रियम। समझ गए बात को, बहुत आराम से समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे, आराम आराम से। ठीक है, अगला देखना जरा। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कंज्यूम हो और प्रोडक्ट क्या हो, बने, तो होगा क्या, ऐसा भी तो एक ग्राफ हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो क्या हो जाए, बराबर। तो इस पॉइंट पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई और कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाला टाइम आ गया। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। आगे देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो हो कम हो लेकिन ऊपर रहे, किससे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से, ये बढ़े और कांस्टेंट भी हो जाए लेकिन क्रॉस ना करे, तो ये कांस्टेंट हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन, मान लो इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो अब इस टाइम को तुम क्या बोलोगे, टाइम फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए या बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहां मैं ये बात लिख देता हूं कि अगर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, और क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए एंड इक्वल हो जाए। जैसे इस वाले पे देखो, अब ऐसा नहीं कि आगे जाके कॉन्सेंट्रेशन इसकी अलग बढ़ गई, इसकी अलग कम हो गई, या इसकी कम हो गई इसकी बढ़ गई, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने के बाद इक्वल रहें या इक्वल होने के बाद कांस्टेंट हो जाए, ऐसा। यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो रही है। यहां कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है एंड इक्वल हो जा रही है, यहां कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, मतलब कांस्टेंट वाली बात चलेगी और कांस्टेंट के साथ इक्वल भी हो गया तो भी बात चलेगी, मतलब इन दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम होगा। तो बहुत सिंपल सा, अगर उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम से, तो ग्राफिकल एनालिसिस वाला पूछ सकते हैं आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, रेट वर्सेस टाइम पे चलते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम सिर्फ यही बात बोलते हैं क्या, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आरएफ मतलब क्या है, आरएफ है रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन, और आरबी क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होती हैं तभी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, ऐसा और ऐसा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? आप मना कर दोगे, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? रेट का बराबर होना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर और कांस्टेंट दोनों चलेंगी। ध्यान से सुन लो। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बोलेंगे क्या? यहां तो रेट बराबर हो रही है, नहीं बोलेंगे। रेट को बराबर होना चाहिए और फिर बराबर ही रहे जीवन भर, पूरा जिंदगी बराबर रहें। ऐसा नहीं कि बराबर होकर फिर चेंज हो गई तो फिर इक्विलिब्रियम थोड़ी है, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड बराबर हो जाए फिर बराबर रहें। अब उसमें यह नहीं कि अगले ही पॉइंट पे रेट अलग हो गई तो अब आप बोलोगे कि नहीं पुराना वाला इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम फिर से आएगा। मेन कहानी क्या है, रेट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। आगे देखो जरा, अगर मैं ऐसा बनाता, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा बनाता तो बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम है? आप बोलोगे यस, ये इक्विलिब्रियम है। क्यों इक्विलिब्रियम है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड क्या हो गई, बराबर हो गई और फिर कांस्टेंट रही, मतलब बराबर ही रही, फिर चेंज नहीं हो रही है, तो इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे। अगला देखो, क्या हम इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ऐसा और ऐसा? बताओ क्या इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? रेट का बराबर होना जरूरी है और बराबर के बाद वो बराबर ही रहे। तो मैं इस वाले चीज को इक्विलिब्रियम क्या नहीं बोलूंगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ कौन सा है, ये है इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इन तीनों ग्राफ में से बोलूं कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड वाला। और यहां कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों। समझ गए बात को? तो ये था ग्राफिकल एनालिसिस। फिर से सुन लो, बॉटम लाइन यही है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल चलेगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इक्वल के साथ कांस्टेंट भी हो जानी चाहिए, फिर चेंज नहीं होनी चाहिए, या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो इक्विलिब्रियम है। रेट का सेम होना जरूरी है, रेट कांस्टेंट नहीं चलेंगी। ठीक है, ये वाली बात थी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन पे चलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? गोल्डबर्ग और बागे दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, गोल्डबर्ग जीजा जी थे, बागे उनके साले थे। तो इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन बनाया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख रहा हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ, टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज जैसे मेरे पास एक रिएक्शन लिखी है, अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक है, एक्टिव मासेस हम जो लेते हैं, गैसियस हो या फिर सॉल्यूशन हो, उसके लिए हम लेते हैं, सॉलिड के लिए नहीं लेते, ध्यान रखना है ना। सॉलिड का एक्टिव मास नहीं लेते हम, एक्टिव मास उसका 1 मानते हैं, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही कम पार्ट लेती है, इसलिए अपन उसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना जरा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है kf, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है kb। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास। देखो, एक्टिव मास जो होता है वो एक्चुअल में मास नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। मोल पर लीटर बोलो या ग्राम मोल पर लीटर बोलो या ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर बोलो, इवन अगर गैसियस है तो प्रेशर के फॉर्म में भी बोल सकते हो आप। तो एक्टिव मास क्या है, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन या फिर एटीएम में प्रेशर, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं। तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। क्यों? यही इसके कॉफिशिएंट है। इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू दी पावर गामा और डी टू दी पावर क्या आएगा, डेल्टा। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो आर एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के एफ, ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या लिखूंगा,
बीटा, और यहां पर क्या लिखूंगा, आर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर गामा और डी की पावर क्या लिखूंगा, डेल्टा। अब मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा क्या, के एफ अपॉन के बी, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगा अब के सी, ठीक है। के सी का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, सी टू दी पावर गामा डी टू दी पावर डेल्टा अपॉन ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। मैंने यहां पर के सी लिखा, के सी का मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसी को प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसी को प्रेशर के टर्म में लिखूं तो केपी लिखूंगा, और यहां मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह सभी में प्रेशर कर दूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर गामा डी की पावर डेल्टा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा, फिर आपका ऐसा आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, फॉर सॉलिड्स जो एक्टिव मास है उसको हम यूनिटी लेके चलते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहां पर नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि यूनिटी ले लो। एक्टिव मासेस क्या होते हैं सॉलिड्स के, 1 ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब चलते हैं अपन, ये एक्सप्रेशन यहां लिख लेते हैं, मतलब फाइनल, ये तो चलो पीछे की थ्योरी थी, आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है, फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान रखने। ये तो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बता दिया कैसा होता है, डेरिवेशन भी एक बार करके बता दिया। मेन कहानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है यहां पर, इसी पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखता हूं तो के क्या लिखूंगा मैं, के एफ अपॉन के बी, और के एफ के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखो ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो के है इसके दो तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, या तो केसी लिखो या केपी लिखो, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां, केसी लिख रहा हूं। तो केसी कैसे लिखेंगे अपन, डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, ये तो चलो डेरिवेशन से लिखा अपन ने। डायरेक्ट मेरे पास अगर रिएक्शन दी होती अल्फा ए प्लस बीटा बी, ठीक है, और गामा सी प्लस डेल्टा डी, अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन दी होती तो मैं कैसे लिखता, केसी ऐसे लिखता, सी की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, बस आप ये ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना आपको, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो सी की पावर क्या आएगा, गामा, डी की पावर क्या आएगा, डेल्टा, ए की पावर क्या आएगा, अल्फा, और बी की पावर आएगा बीटा, ठीक है। इसी तरीके से केपी लिखोगे क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेकिन प्रेशर के फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो जो के होता है वो केसी केपी दो टाइप से लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलोगे, केसी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या बोलोगे, केपी, ठीक है। बाकी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वगैरह भी होता है, लेकिन जेई मेन और नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो मैं सिर्फ दो ही आपको बता रहा हूं ये। और के क्या है, के एफ अपॉन के बी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, समझ गए। अब आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको सिंपल कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं, या सिंपल आपसे बोल देते हैं कि इतने मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है 2 लीटर कंटेनर या 3 लीटर कंटेनर में, फाइंड केसी और केपी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो और अप्लाई कर दो। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि वो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की है या वो प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा इसके करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केसी की, केसी की यूनिट होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इन सबको गैस बोल रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मतलब गामा प्लस डेल्टा और माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अगर ये सारे गैस हैं। अगर कोई भी इनमें से सॉलिड है तो उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ गैस गैस उठा लेंगे। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से केपी की यूनिट क्या आएगी, केपी की यूनिट आएगी एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस तरीके से होता है। तो मेन कहानी क्या है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेसिक थ्योरी थी, ये जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो ये छोड़कर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा यहां से लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, केसी केपी क्या होता है और यूनिट क्या होती है, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। देखो मेन चीज क्या है ना, फिजिकल में आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन जब तक नहीं बनाना सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ठीक है। मेरा एम यहां पर सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी आई और अपन ने खत्म करी और आगे बढ़े, ऐसा नहीं। क्वेश्चन उस थ्योरी से रिलेटेड भी मैं साथ साथ करवाते जाता हूं, आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो, है ना। तो क्वेश्चन ही एग्जाम में आते, वही आपको करना है। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको, देखना। 2 मोल PCl5, 4 मोल PCl3 and 1 मोल Cl2 are present in 10 liter container
एट इक्विलिब्रियम, देखो ये दे रखा है ना एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है ये, इसका मतलब सीधे सीधे आप केसी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो केसी इज इक्वल टू क्या आएगा, पीसीएल3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 4 मोल और 10 लीटर है कंटेनर, मतलब 4/10 पीसीएल3 की कॉन्सेंट्रेशन। Cl2 की कितनी 1 मोल है 1/10 और पीसीएल5 की कितनी 2 मोल है तो 2/10, सीधा सीधा कहानी खत्म, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका 2/10 से 4/10 2 टाइम्स हो गया, मतलब 0.2 आ गया आंसर। यूनिट बता दो क्या लिखोगे, मोल पर लीटर मतलब मोलर, मोल पर लीटर को मैं मोलर लिख सकता हूं। इसकी पावर डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी यहां पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कॉफिशिएंट का सम कर दो यहां पर 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मतलब 1, तो ये आ गया आपका 1 डेल्टा एन जी, ठीक है, मतलब 0.2 मोलर आपका केसी आ गया। समझ गए बात को, इस तरीके से लगाना है आपको। अगर प्रेशर दे रखे होते तो हम केपी के फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पर चलते हैं। क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, डेरिवेशन करके नहीं दे रहा हूं। केपी इज इक्वल टू क्या होता है केसी आरटी की पावर क्या डेल्टा एन जी, ठीक है। अब यहां पर ये आर क्या है गैस कांस्टेंट है और टी क्या है टेम्परेचर है और डेल्टा एन जी आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। केपी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे इक्वेशन देके पूछ लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज ग्रेटर देन केसी या केपी इज इक्वल टू केसी या केपी लेस देन केसी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर केस बना रहा हूं। केस नंबर 1 क्या है, केस 1 यहां पर यह है कि इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो केसी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी केपी आएगा, इसका मतलब केपी क्या है ग्रेटर देन है किससे केसी से, ठीक। केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तो केपी क्या होगा लेस देन केसी होगा। भाई यहां पर माइनस में पावर आ जाएगी ना, इसका मतलब वो 1 में जाके उधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा केपी में। केस 3 देखना, केस 3 क्या है, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हुआ तो मैं क्या बोलूंगा केपी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा केसी बोलूंगा, बहुत आसान है, ठीक। एक स्पेशल केस क्या है केस 4, केस 4 ये है कि इफ t इज इक्वल टू 1/r देन kp इज इक्वल टू kc फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या था ये पॉजिटिव था तो केपी बड़ा होगा केसी से, दूसरे वाले में ये नेगेटिव था तो केसी बड़ा होगा केपी से, तीसरे वाले में ये 0 था डेल्टा एन जी 0 तो किसी की पावर 0 मतलब 1 मतलब केपी इज इक्वल टू केसी। अगला केस क्या है, अगर मैं टी को 1/r रख दूं तो r से r कट जाएगा, तो 1 की पावर डेल्टा एन जी, तो वो तो वैसे भी 1 है, डेल्टा एन जी कुछ भी होना मतलब केपी इज इक्वल टू केसी होना, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी केपी इज इक्वल टू क्या होता है केसी। समझ गए बात को। अब इसमें अगर कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे तो यहां आर की वैल्यू ध्यान रखना क्या रखना है, इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है, ये आपको पहले से याद है, या इसको मैं अप्रोक्सीमेट 1/12 भी रख सकता हूं 0.0821 को, ठीक है, अगर कभी कैलकुलेशन आप करते हो तो न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या, मैं एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन बनाकर उसके लिए केपी केसी का रिलेशन पूछ लेता हूं आपसे सीधा सीधा, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप रिलेशन लिख देना, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, सभी गैस हैं ये, गैस गैस गैस। एक और लिख लो 2SO3 से 2SO2 + O2, ठीक, और एक और लिख लेते हैं H2 + I2 से 2HI, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सभी इक्वेशन के लिए क्या लिखना है केपी केसी का रिलेशन, ठीक है। तो पहला काम क्या, डेल्टा एन जी बताओ सबके लिए, तो इसका डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 - 4 कितना हो गया -2। समझ गया बात को, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से समझ जाओगे। अगला देखो डेल्टा एन जी, इसका क्या आएगा, इसका डेल्टा एन जी आएगा 2 + 1 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 बचा। अगले वाले का डेल्टा एन जी बोलो ये 2 और यहां भी 1 + 1 2, तो डेल्टा एन जी क्या आ गया आपका 2 - 2 मतलब 0। चलो स्टार्ट करो, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होता है तो केपी इज लेस देन केसी,
अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, और अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो केपी इज इक्वल टू केसी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर देना। कभी अगर सॉलिड आता है तो आपको सॉलिड नहीं लेना है। एक मैं बना के बता देता हूं आपको, जैसे CaCO3 सॉलिड, ध्यान से देखना, इससे बोला गया है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बताओ केपी केसी का रिलेशन क्या होगा। सॉलिड को मत लेना, देखना ध्यान से, इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा, डेल्टा एनजी कितना है 1, ये तो सॉलिड है ना 1, तो 1 लिख दो, माइनस इधर गैस है क्या, कहीं रिएक्टेंट साइड नहीं है तो सीधा सीधा 0 लिख दो, मतलब डेल्टा एनजी 1 और डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो केपी इज ग्रेटर देन क्या आता है केसी। तो सॉलिड को आपको नहीं लेना है, किसको लेना है, सिर्फ गैस को लेना है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो केपी केसी रिलेशन पर कुछ न्यूमेरिकल और देख लो फटाफट से। फाइंड केपी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एट 480 केल्विन इफ केपी इज 10 मोलर। ठीक है, केसी आपको दे रखा है कितना, 10 मोलर दे रखा है, तो सीधा सीधा लगाओ केपी इज इक्वल टू केसी। भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब सबका फेवरेट है भाई, सबको पसंद है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, बस आप पढ़ के जाना। केसी कितना है 10, आर और टेम्परेचर कितना, एक काम करो आर को 1/12 रख दूं, और टेम्परेचर कितना 480 केल्विन, और डेल्टा एन जी कितना है इसका 1। भाई यहां पर 1 है और ये सॉलिड है तो छोड़ना ही है आपको, बस हो गया काम। तो ये आ गया 10 इंटू 12 से काट दो, 40 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, और 40 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 400 ATM आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगला देखो, फाइंड टेम्परेचर एट विच केपी बाई केसी इज 3 फॉर दिस रिएक्शन, मतलब केपी इज इक्वल टू केसी, आरटी की पावर क्या, डेल्टा एन जी, मतलब केपी बाय केसी में क्या लिख सकता हूं, आर टी की पावर डेल्टा एन जी कितना आ गया बोलो, 1 + 1 2 हो गया, और इधर 1 2 - 1 1, तो आर टी की पावर डेल्टा एन जी 1 हो गया। ठीक, केपी बाय केसी कितना है 3, तो आर टी इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो टेम्परेचर आ गया कितना 3/R, और R कितना होता है बताओ, R होता है आपका 1/12, तो 12 × 3 कितना हो गया 36 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से सही है ना, एक बार चेक कर लो। केपी बाई केसी 3 है तो T हो गया आपका क्या 3/R, और R कितना होता है 1/12 36 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक एप्लीकेशन ऑफ के है, बहुत सिंपल सा, आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो बहुत आसान है, अगर के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबल, अगर के की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट स्टेबल, सीधी सी कहानी है, रिएक्टेंट स्टेबल। क्यों, क्योंकि आप क्या बोलते हो, के क्या बोलते हो, के बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही बोलते हो। अगर P ज्यादा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P ज्यादा, मतलब ये स्टेबल होगा तभी तो ज्यादा है, मतलब बन रहा है, इसका मतलब K ज्यादा होगा। अगर मेरे पास R की वैल्यू बोलूं ज्यादा, R ज्यादा तो K क्या होगा कम। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, या प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। सही बात है ना, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब K ज्यादा है, मतलब वो स्टेबल है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो K की वैल्यू कम है, ऐसा होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लो तो क्लियर हो जाएगा, तुरंत कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत सवाल मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल इन, मतलब प्रोडक्ट कहां पर स्टेबल है, सीधी सी बात है, K देख लो बस। पहले वाले का K क्या है 2.3 × 10⁻², दूसरे वाले का क्या है 200, तीसरे वाले का 294, चौथे वाले का 1.4 × 10⁻³ कौन सी वैल्यू बड़ी है, इतना तो दिमाग है, देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है, थर्ड वाली, मतलब इसका प्रोडक्ट स्टेबल है। क्या पूछा था, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब अगर मान लो क्वेश्चन उल्टा कर देते, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल इन, बताओ रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें, जिसमें K की वैल्यू कम है, तो उसका आंसर D हो जाता। अभी क्या पूछा है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो आंसर थर्ड आएगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल तो आंसर फोर्थ आ जाता। ठीक है, समझ गए बात को, नोट करो फटाफट, फिर अपन चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के समझ लेते हैं फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग के समझ लेते हैं। के को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, जिसके लिए हम एक इक्वेशन लगाते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है अपना, नंबर 1 इज टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें कौन सी इक्वेशन लगती है, वांट ऑफ इक्वेशन। अब ये वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, वांट ऑफ इक्वेशन होती है लॉग
बेस 10 K2 by K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इसको आप कैसे याद रखोगे? यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर T2 पहले आता है कि T1, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है K2 अपॉन K1, यहां जो नीचे लिखा है ना तुमने वहीं से शुरू करना। जैसे ये K1 है तो ये T1, ठीक है। अगर तुम इसको K2 करना चाहते तो यहां T2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। अब देखो जरा, log K2 by K1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई। अब यहां ये डेल्टा H क्या है? डेल्टा H होता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और इसी की हेल्प से हम बताते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H प्लस होता है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब ये जो R है, R होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन में गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, यानी कि 25/3 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। और ये होता है आपका जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और अगर आप यूनिट चेंज करके कैलोरी में करना चाहते हो तो 2 कैलोरी में 2 होता है पर मोल केल्विन, ठीक है। ये बात हो गई इसकी यूनिट की। टेम्परेचर केल्विन में होता है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक। अब हम दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन में ये बताते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो, और दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, ठीक है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? डेल्टा H होता है पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? डेल्टा H होता है नेगेटिव, ठीक है। ये कहानी है, डेल्टा H होता है इसमें नेगेटिव। अब जरा ध्यान देना आप, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और टेम्परेचर बढ़ाऊं तो अब क्या होगा? तो उसको ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 कम है, T2 ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब T1 कम है, T2 क्या है? ज्यादा है। अगर T2 ज्यादा है तो 1 अपॉन T2 कम है, अगर T1 कम है तो 1 अपॉन T1 ज्यादा है। तो ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू, तो क्या आने वाला है? पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव आएगा। डेल्टा H ऑलरेडी पॉजिटिव पहले से ले लिया आपने एंडोथर्मिक में, इसका मतलब लॉग की जो वैल्यू है वो प्लस आ रही है। अब आपको इतना तो पता है कि लॉग की वैल्यू प्लस में कब निकल के आती है? जब न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया तो K भी बढ़ गया। एक काम करता हूं मैं इसी साइन के अकॉर्डिंग लिख देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में। ऐसा, टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ गया, इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ता है, किसमें? एंडोथर्मिक में, सीधा सा, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, यहां भी मैं सेम कहानी यही कर रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो ये वैल्यू तो पहले से ही प्लस निकल के आ रही है, लेकिन अब की बार डेल्टा H तुमने क्या ले लिया? नेगेटिव। और डेल्टा H नेगेटिव ले लिया तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब निकल के आती है? जब न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर K क्या हो जाता है? कम हो जाता है, किसमें? एक्सो में। तो एक बॉटम लाइन बोल रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, on increasing temperature equilibrium constant increases in endothermic reaction, on increasing temperature equilibrium constant decreases in exothermic reaction। सीधी सी कहानी है, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया टेम्परेचर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के में बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर वाला, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री वाला। तो सेकंड फैक्टर में लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन और नीट में आ चुके हैं, बहुत आ चुके हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है क्या? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है वो। जैसे अलग अलग केसेस हम बना के चलेंगे। केस 1, केस 1 ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाता हूं, मतलब रिएक्शन को पलटने पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा वो पुराने वाले का 1 अपॉन, मतलब जो नया होगा वो पुराने वाले में 1 अपॉन कर दो तो नया आ जाएगा। ऐसा मतलब इक्वेशन को पलटने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का K आपका 100 है
तो रिवर्स रिएक्शन का मतलब जब उसको पलटोगे तो के क्या हो जाएगा आपका 1/100। बहुत इजी सा है, ठीक है। आप के एक्सप्रेशन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, सीधे डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं, है ना। केस टू क्या कहता है, अगर रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट और आप किसी कॉफिशिएंट सपोज स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करते हो, इसका K1 है और इसका K2, तो K2 हो जाएगा K1 की पावर A। मतलब जिस भी कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर चढ़ा देना, ठीक है। केस थ्री क्या कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, और मान लो कोई दूसरी रिएक्शन है एस्टेट T, इसका K1 और इसका K2, एक रिएक्शन R से P बना रहे हैं, एक S से T बना रहे हैं, इसका K1 इसका K2, तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं R प्लस S P प्लस T, तो नया जो K3 होगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर सुन लो, रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस यही तीन प्रॉपर्टी से आपके काम हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर किसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो, अरे भाई साहब अगर किसी कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे इसका मतलब ही है कि आपने 1 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो मैं बोलूं आपसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड का मतलब ही हो गया ना कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना। तो आपका इस वाले केस में ले आओ ना उसको। मान लो मैं यहां a से डिवाइड कर देता तो एक तरीके से मैंने यही किया ना कि 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K1 की पावर 1/a हो जाती। अगर दो रिएक्शन को माइनस करो तो माइनस करने का मतलब आपने रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया मतलब ये इस केस में कवर हो गया। मींस इन 3 पॉइंट से रिलेटेड ही बाकी के और पॉइंट होंगे, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं कि किसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें या दो इक्वेशन को माइनस कर दें, वो इन्हीं में ही कवर हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कैसे कवर हो गया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो और देख लो एक बार प्रॉपर्टी। रिएक्शन रिवर्स करने पे 1 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे पावर, और दो रिएक्शन को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने यहां पर फैक्टर्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक टेम्परेचर वाला एक स्टोइकियोमेट्री वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। देखो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसका केसी दे रखा है, अब आपको इसके लिए निकालना है, तो आपको यह सोचना है कि मुझे इससे ये बनाना है, ठीक है, इससे ये बनाना है। कैसे बनेगी, अगर मैं यहां देखूं H2 राइट साइड है, यहां H2 लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब आप देखो HCl यहां लेफ्ट है, यहां HCl राइट है, इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। तो रिएक्शन को पलट दो, ठीक है, रिएक्शन को पलट दिया अपन ने, और क्या किया, यहां कोएफिशिएंट 1/2 है, यहां कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 2 से डिवाइड किया है या 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, ये है। तो 2 से डिवाइड कर दो और इक्वेशन पलट दो। मतलब सेकंड वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके पलट दो या पलट के 2 से डिवाइड कर दो, बात बराबर है। इसका मतलब जो इसका केसी आएगा उसको मैं K2 बोल रहा हूं, वो कैसे आएगा, इसको पलटना है मतलब 1 इसको K1 बोल रहा हूं, और 2 से डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 मतलब अंडर रूट आ जाएगा यहां। सीधी सी कहानी। फिर से सुन लो, आराम से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुन लो। क्या इस इक्वेशन से ये बनाना है तो इसको रिवर्स कर दो, इस वाली इक्वेशन को पलट दिया तो H2F और Cl2 लेफ्ट साइड और HCl राइट साइड आ गए। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगी, मतलब 1/K1, और उसमें भी 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 ऊपर लगा दिया, मतलब 1/√K1। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया 1/4 इंटू 10 की पावर -34 और इसका अंडर रूट मतलब 1/2। तो ये मैं लिख देता हूं 10 की पावर 34, या एक काम करो बहुत बढ़िया, इसका अंडर रूट अच्छा निकल गया, क्या 1/4 का अंडर रूट 2, 10 की पावर -34 का अंडर रूट -17, ठीक है। तो अब एक काम करो 10 की पावर 17 को ऊपर ले जाओगे तो एक 10 अलग कर देता हूं और एक 10 की पावर 16 वाला पार्ट अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 16 आपका आंसर। समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, फाइंड K एट 127 इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4 एट 27। मतलब 27 वाले को मैं K1 बोल देता हूं और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके T1 बोल देता हूं, ठीक। तो ध्यान से देखना जरा, log K2 निकालना है, K1 4 मान लिया, इज इक्वल टू डेल्टा H -46 इंटू किलो जूल दे रखा है तो 10 की पावर 3 अपॉन 2.3 और इंटू
आर कितना 8.3 या 25/3 बोल सकते हो, ठीक। 1/T1 27 डिग्री को कन्वर्ट कर दो केल्विन में 300 और 127 को भी कन्वर्ट कर दो T2 हो जाएगा 400। सही बात है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप अपनी तरफ से, डिवाइड करके देख लो। ये वाली वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है 2400 आएगी, ये 2400 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, इसमें से 100 में 1/100 बाहर ले लेता हूं, 1/3 माइनस 1/4, अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा कितना -24, और इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो 1/12 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -2 सीधा सीधा, ठीक। और ये क्या चल रहा है, लॉग K2/4, और ये क्या है, बेस 10 होता है लॉग का। अब एंटी लॉग ले लो, ये तो आप जानते हो इतना, K2/4 इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो K2 क्या आ गया, 4 × 10 की पावर -2। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अगर आए तो, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोइकियोमेट्री वाला जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, नहीं करता। वॉल्यूम पे करता है क्या, नहीं करता। मतलब अगर आपके सामने ऑप्शन में लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं ये वाला, ठीक है। पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो कभी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ऑप्शन में प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह सब दे रखा होगा, मना कर देना। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन हम लिखेंगे, डीओडी बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। डीओडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। ये वाली चीज बहुत आसान और बहुत टफ भी होती है, अगर समझ नहीं आया तो ऊपर से निकलने लगते हैं क्वेश्चन। ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, बस देखते रहो। डीओडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, मतलब कितने मोल डिसोसिएट हुए और इनिशियल आप कितने मोल ले रहे हो, ठीक। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के केसेस कवर करके मैं बता रहा हूं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप सीख जाओगे कैसे। देखो केस 1, सपोज मेरे पास रिएक्शन दे रखी है ए और इससे बना रहा हूं मैं बी, ठीक। इनिशियल मोल यहां पर Ni इसके दे रखे हैं 2 और इसके स्टार्टिंग में 0 होते हैं, ठीक है। इसके 2 मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में और इसके 0 होते हैं, ठीक है। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम किस तरीके से लिखना है, 2 में से कितना डिसोसिएट हुआ, मैंने मान लिया x डिसोसिएट हुआ, कितना x डिसोसिएट हुआ, तो यहां जो कॉफिशिएंट है उसको x से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर है, ठीक है। तो इसमें से x अगर कम हुआ तो x इधर बनेगा और इधर कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी 1 है तो x ही बनेगा। चलो ठीक है। डीओडी की बात किसके लिए करते हैं अपन, डीओडी की बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए ब्रेक होकर बी बना रहा है ना, मतलब ए के लिए बात करेंगे। तो डीओडी ऑफ ए क्या हो जाएगी, x डिवाइडेड बाई 2। सुन लो जरा क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हुए x और इनिशियल कितने लिए थे 2, तो x/2। इस तरीके से चलना है, ठीक है। और केसेस देख लो, आसानी से समझ जाओगे। सेकंड देखना जरा, केस 2, अगर मैंने ऐसा लिया 2a से b, इनिशियल मोल 2 और ये 0, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से, मोल्स एट इक्विलिब्रियम 2 में से x कम करो लेकिन जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। x कम करो और कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई मतलब 2x, और यहां कितना बनेगा x और यहां कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो मतलब इंटू 1। मींस इसके 2 मोल डिसोसिएट होकर इसका 1 बना रहा है तो इसके 2x कम होंगे तो इसका x बनेगा ऑब्वियसली, है ना। तो डीओडी क्या हो जाएगी, डीओडी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना डिसोसिएट हुआ 2x और इनिशियल कितना था 2, मतलब x आ गया। समझ रहे हो बात को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला केस देखना जरा, केस 3,
A प्लस 2B और इससे बना रहे हैं C। ठीक, अब मेरे पास दो रिएक्टेंट है, इनिशियल मोल इसके 2 और इसके मैंने 3 ले लिए और इसके 0 प्रोडक्ट तो होते ही नहीं स्टार्टिंग में। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, 2 में से x कम करो, कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। यहां देखो 3 में से x कम करो, लेकिन 2 लगा है कोफिशिएंट तो 2x, और यहां कितना बनेगा x इंटू इसका कोफिशिएंट 1। ठीक, तो अब देखो जरा यहां पे दो रिएक्टेंट हैं, तो DOD ऑफ A क्या हो जाएगा x/2 और DOD ऑफ B क्या हो जाएगा 2x/3। कैसे, x डिसोसिएट हुआ, इनिशियल 2 था, x/2, अगले वाले में 2x डिसोसिएट हुआ, इनिशियल 3 था तो 2x/3। समझते जाओ कहानियां, और भी देखो, मैं इतने केस करा दूंगा कि आप समझ जाओगे कि DOD की इक्वेशन कैसे लिखना है। और मेन होता है DOD की इक्वेशन लिखना, अगर आप ये लिखना सीख गए तो समझ लो काम हो गया। ठीक है, मान लो ये दिया है 2a प्लस b से 3c, कुछ भी दे सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, इनिशियल इसके 2 ले लिए, इसके 3, इसके 0, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बोलो जरा 2 में से अब 2x कम हो जाएंगे, क्यों, x कम किए थे लेकिन 2 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 में से x कम हो जाएंगे, इधर x बनेंगे लेकिन कोफिशिएंट 3 है तो 3x बन जाएंगे। अब आ जाओ जरा, DOD ऑफ A कितना टूटा 2x, इनिशियल कितना था 2, दिया गया x। DOD ऑफ B कितना टूटा, कितने मोल बने निकले, 3 में से x गए, डिसोसिएट हो गए, और इनिशियल कितने थे 3, तो x/3। समझ रहे हो बात को। और देखो केस 5, केस नंबर 5। अब चलते हैं कुछ मॉलिक्यूल ले लेते तो आपको और अच्छा लगेगा। N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। अब अपन ने एक इक्वेशन ले ली ये वाली, सभी गैस हैं। ठीक है, इनिशियल मोल सपोज इसके 5 हैं और इसके 8 हैं और इसके 0 हैं। अब तो आप समझ गए होंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखना है। 5 में से x कम कर दो, 8 में से x करोगे लेकिन कोफिशिएंट 3 है तो 3x, ये कितना बनेगा x बनेगा, लेकिन कोफिशिएंट 2 है तो 2x फाइनल। आ जाओ, DOD ऑफ A मतलब N2 क्या हो जाएगा x/5, DOD ऑफ H2 कितना हो जाएगा 3x/8। समझ रहे हो बात को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस देखते जाओ। केस 6 और देखो जरा, अगर ऐसा दिया है 2SO3 से बन रहा है 2SO2 प्लस O2। ठीक है, और इनिशियल मोल इसके मैं बोल रहा हूं है 4, इसके 0 0, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बोलो जरा 4 में से x कम करोगे लेकिन कोफिशिएंट 2 लगा है तो 2x कम हो जाएंगे, इधर x और x बनेगा लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दो, इधर 1 है तो कुछ मत लिखो, बात बराबर है। समझ गए। और देखो जरा एक और ले लेते हैं, केस नंबर 7। मान लो ऐसा लिखा है 4 अमोनिया 5 O2, ठीक है, 4 NO प्लस 5 H2O, सभी गैस ले लिए मैंने इसमें 6। ठीक है, सभी गैस ले लिए मैंने इसमें। ठीक, ध्यान से देखना, इसके मैंने ले लिए 6 मोल और इसके 7 मोल ले लिए, ये 0 0, ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, मोल्स इनिशियल है, सॉरी यहां मोल्स एट इक्विलिब्रियम आएंगे, ये इनिशियल मोल है, ये इक्विलिब्रियम आएंगे। बताओ जरा 6 में से कितना कम कर दूं 4x, 7 में से कितना कम कर दूं 5x, और ये कितना बनेगा 4x और ये 6x। अब बताओ जरा DOD ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा 4x/6 और DOD ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5x/7। समझ गए बात को। इसके लिए DOD लिख दो जरा, इधर लिखना भूल गए। बताओ जरा DOD ऑफ SO3, DOD ऑफ SO3 कितना लिख दूं मैं यहां पर 2x/4, 2x कम हुए और इनिशियल 4 थे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इतने क्वेश्चन देखकर अगर आपको DOD समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो अभी बंद करके सो जाएं। अब इससे ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं कर सकते अपन। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन देख के कैसे लिखना है DOD नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सा काम करो, सो जाओ बस, ऊपर वाले को याद करो, जो होगा देखा जाएगा। अगर सच में समझ में आ गया है तो बस अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन करने हैं, बहुत फटाफट क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ DOD देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन करते हैं अपन इसकी हेल्प से। कैसे, Kc का एक्सप्रेशन अलग तरीके से लिखते हैं और Kp का अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखना है उसका एक सेट प्रोसीजर होता है।
जैसा मैं पहली बार केसी लिखूंगा वैसे ही हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा मैं पहली बार केपी लिखूंगा वैसे ही इसका हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेट प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं केसी वाला। मैंने मान लिया अपनी तरफ से एक इक्वेशन a प्लस बी और इससे बन रहा है c, ठीक है, और सभी गैस हैं, और इनिशियल मोल मैंने ले लिए ni, इसका स्मॉल a और इसके स्मॉल b, और ये 0। मुझे इसका केसी लिखना है। आपको वॉल्यूम वगैरह दे रखा होगा कि इतने 10 लीटर कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, 20 लीटर कंटेनर में या 5 लीटर कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मोल सेट इक्विलिब्रियम लिख के बताओ मुझे, डीओडी में अभी लिखा था पीछे, बताओ a में से कितना कम कर दें x, b में से कितना कम कर दें x, और ये कितना बन जाएगा x, ऐसे लिखे थे अभी अपन ने पीछे। तो ये क्या आ गए, मोल आ गए। अब आप केसी का एक्सप्रेशन याद करो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा करते थे, तो मोल आ गए, तो मोल से आप चलो कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब C एट इक्विलिब्रियम, तो a माइनस एक्स मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर गिवन होगा आपको, b माइनस एक्स अपॉन वी और x अपॉन वी, ठीक है। तो अब केसी आपने लिखा कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं अपॉन रिएक्टेंट, तो x बाई वी, a माइनस एक्स बाई वी और b माइनस एक्स बाय वी, ठीक है। इस तरीके से लिखना, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो v से भी उड़ा के, बाकी कर सकते हो। मेन है तरीका, तरीका क्या लिखने का, कैसे लिखना है वो देखो। इनिशियल मोल यहां कुछ दे रखे होंगे, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं इसके 2 मोल इसके 4 मोल, तो 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, और आपको बोल रखा है कि डीओडी आपकी 50% है या 20%, तो एक्स निकाल के उसको सॉल्व कर लो। आपको वैसे डिटेल में इतना सब यहां तक जाके पुट नहीं करना, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्या आप एक्स निकाल के यहीं खत्म कर दो ना भाई, यहां तो आपने बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया एक्स बाई वी, ए माइनस एक्स बाई वी, ये तो प्रोसेस बता रहा हूं मैं। आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं एक्स निकाल लोगे, तो यहां ऐसा कुछ मिलेगा 2 मोल 3 मोल 4 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, सीधा केसी लिख लो, वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं क्या फॉलो करेंगे अपन। केपी में आ जाओ, यही इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, तो a प्लस बी, इससे क्या बन रहा है c, और सभी गैस हैं ये। इनिशियल मोल मेरे पास कितने थे, इनिशियल मोल इसके a, इसका b और ये 0। मोल सेट इक्विलिब्रियम बोल दो, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और x, सही है। अब मुझे बताओ ये मोल एट इक्विलिब्रियम आ गए, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या आएंगे, मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल कितने, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स उड़ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, सही है। इधर क्या आएगा, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, x अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा आ जाएगा। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से निकालोगे पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, कैसे, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल प्रेशर मैंने p मान लिया, p गिवन है, ठीक है, तो p से मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस एक्स इंटू पी अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स, और xp अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स। ये सिर्फ एक प्रोसीजर फॉलो करा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइनल लिख के a b और x में फिर एंड में पुट करेंगे, बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इतना थोड़ी करता, कौन करता है इतना भाई। हमें यहीं पर x पुट करके a और b दे रखा होगा तो सिंपल सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऐसा आएगा 1/3 1/3 2/3, इस टाइप से कुछ आएगा, है ना, तो वहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। केपी कैसे लिखोगे, आप पार्शियल प्रेशर आ गया, केपी कैसे लिखते हो, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कैसे लिखेंगे, एक्सपी अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इधर क्या है a माइनस एक्स पी, ठीक है, ये अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स और इंटू बी माइनस एक्स पी अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स। समझ गया बात को, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो मैं करके बताऊंगा आपको, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये मैंने एक बार इसलिए दिखा दिया क्योंकि जब कभी भी हम केसी केपी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब डीओडी वगैरह दी जाती तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं केसी के लिए और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं केपी के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्ट प्रेशर दे दिया तो आप सीधे प्रेशर करो, ये सब मत करो। फिर मान लो आपको इसका प्रेशर 2 atm, इसका 3 atm, इसका 0, तो 2 माइनस पी एक्स करके इस टाइप से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर प्रेशर गिवन हो तो डायरेक्ट केपी कैसे लिखते हैं। ये मैंने किससे बताया, मोल गिवन थे उससे केसी निकाला, मोल गिवन थे उससे केपी निकाला, अब डायरेक्ट प्रेशर गिवन होगा उससे भी केपी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये मोल वाले क्वेश्चन पहले मैं कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन प्रेशर वाला भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, पहले ये नोट कर लो आप। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं केसी के कैसे करना है, केपी के कैसे करना है। पहले मैं 2 क्वेश्चन आपको केसी के बता रहा हूं, फिर मैं आपको केपी के क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखो,
केसी वाला क्वेश्चन कैसे करना है बहुत अच्छे से देखना आप। पहले इक्वेशन लिख लूं मैं यहां पे एक बार, 2HI इससे क्या बना रहे हैं H2 + I2, ये सभी गैस हैं, ठीक है, ये सभी क्या है गैस। अब आप जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, कहीं क्वेश्चन में इनिशियल मोल नहीं दे रखे, सही ना, क्वेश्चन पढ़ लो, आपको ये नहीं बोला कि कितने मोल HI मिलाया। तो जब आपको इनिशियल मोल नहीं दे रखे होते हैं तो जो कॉफिशिएंट होता है उतने ही मोल लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां कॉफिशिएंट क्या है 2, तो हम उतने ही मोल ले लेंगे 2, और ये 0 0, ये हो गया भाई साहब इनिशियल मोल। समझ गए बात को, क्या बोला मैंने, जब इनिशियल मोल ना दे रखे हो तो जो कॉफिशिएंट है उतने ही मोल ले लेते हैं। चलो बताओ, मोल्स एट इक्विलिब्रियम बोल दो क्या आएगा, 2 - 2x, x और x अब तो लिखना सीख गया अच्छे से, समझ गया ना। अब बताओ DOD ऑफ HI कितना आएगा, कितना कम हुआ 2x, कितना था 2, मतलब ये आ गया x इज इक्वल टू कितना दे रखा 50%, मतलब 1/2, तो x तुम्हारा आ गया क्या 1/2, ठीक है। तो ये वाली बात मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं कि मैंने यहां से क्या करा, DOD से मैंने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, ठीक है। अब मैं उसको यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है मेरे पास, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना 1/2, तो 2 - 2 × 1/2, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं वॉल्यूम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो मैं अपनी तरफ से V मान लेता हूं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो इक्विलिब्रियम पे, कितना 1/V, 1/2V और 1/2V, ठीक है, V मान लिया मैंने अपनी तरफ से। अब आप केसी लिख दो, क्या आएगा 1/2V इंटू 1/2V अपॉन 1/V का क्या आ जाएगा स्क्वायर, पावर 2 है ना, मतलब कोएफिशिएंट 2 है ना। अब V² से V² कट गया और 1/2 इंटू 1/2 क्या गया 1/4। अब एक बात और सुन लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, देखो दिमाग तो हर समय लगाना आपको पूरी जिंदगी भर है ना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, क्या इसका डेल्टा NG 0 है, बिल्कुल है। अगर इसका डेल्टा NG 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, V तो हमेशा ही कटना है। तो मैंने एक बार आपको करके बता दिया कि ऐसे V करके, मैं आगे से कभी अगर क्वेश्चन आया या आप कभी क्वेश्चन करो, अगर डेल्टा NG 0 है तो वॉल्यूम वगैरह मतलब सीधे मोल के टर्म में भी लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कटना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवा दूं मैं आपको फटाफट से। A + B इससे क्या बना रहे हैं C + D, ठीक है। बताओ इनिशियल A और B के कितने मोल हैं, ये नहीं बताया कितने हैं, लेकिन ये बोला इक्वल अमाउंट है, तो मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि स्मॉल a, उन्होंने ये नहीं बताया कितना है, लेकिन A मान लिया, ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट यहां 1 1 था तो मैंने A मान लिया एक अपनी तरफ से, तो NI हो गया। आप क्या कर सकते हो, इक्वल अमाउंट बोला है, कॉफिशिएंट 1 है तो आप 1 1 भी ले सकते हो, आपको वैसा जैसे मैंने यहां सिखाया है, मैं एक अलग तरीके से भी बता रहा हूं आपको। यहां क्या था, यहां मुझे इनिशियल मोल नहीं दे रखे थे, तो जो कॉफिशिएंट था वही मैंने यहां पर मोल ले लिए थे। यहां भी मुझे इनिशियल मोल नहीं दे रखे, लेकिन उनका इक्वल अमाउंट दे रखा है, तो यहां कॉफिशिएंट को आप 1 1 लेके कर लो या A लेके कर लो, क्योंकि आपसे बोला ना इक्वल अमाउंट। अब ये थोड़ी पता आपको कितना कितना है, ठीक है, तो मैं A से भी सॉल्व करूंगा तब भी सेम आंसर आएगा, आप एक बार 1 लेके भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम पे बताओ कितना, A - X, X और X, सही है, चलो ठीक। और देखो ये सब गैस है, ये ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर स्टेट लिख लो, गैस है ये सारी। अगर ये सारी गैस हैं तो आप एक बार बताओ, क्या इसका डेल्टा NG 0 है, यस 0 है, मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधा मोल के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं V लेके एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, A - X/V, A - X/V, X/V और X/V, ठीक है। आप V नहीं भी लेते तब भी काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कटना है वो तो। अब मुझे बताओ कंडीशन क्या दे रखी है, आपको हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन दे रखी होगी जिससे आप x निकाल पाओगे। यहां आपको DOD दे रखा था जिससे x आया था मेरा, और यहां किससे x आएगा, इससे। क्या बोला उन्होंने, D की कॉन्सेंट्रेशन डबल है किससे, A की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब A - X/V, V से V उड़ा दो, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2A - 2x, 3x इज इक्वल टू 2A, तो x आ गया आपका 2A/3, सही है। अब मैं इसको पुट कर रहा हूं, किसको, 2A/3 यहां पर, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आ गई, A - 2A/3, और A - 2A/3 कितना हो जाएगा, A/3, ठीक है, वो अभी अपन लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई V चल रहा है, A - 2A/3 अपॉन V, ठीक है, 2A/3 अपॉन V और 2A/3 अपॉन V, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूं क्या,
केसी के एक्सप्रेशन में, क्या सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, मतलब इधर कर लो, v हटा दो, v कट गया, क्या आएगा 2a/3 इंटू 2a/3 अपॉन a/3 इंटू a/3। सही है, बस ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, a/3 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 कट गया, सीधा सीधा 4 आ गया। तो केसी कितना आ गया इसका, 4। समझ गया बात को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और केपी के क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए बोल रहे हैं इनिशियली द मोल रेशियो वाज 1:3, ठीक है, N2H2 का। एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ ईच हैज रिएक्टेड इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, फाइंड Kp। ओके, तो मुझे 1:3 मिक्सचर दे रखा है, तो मैं इसको 1 मोल ले लेता हूं, इसका 3 मोल, और ये 0। ये कब की बात हो गई, स्टार्टिंग के मोल हो गए। अब मुझे लिख के बताओ मोल सेट इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा, 1 में से x कम कर दें तो 3 में से कितना कम कर देंगे, 3x, और ये कितना बनेगा 2x। सही है। अब डीओडी इसकी हो या इसकी हो, दोनों की 50% दे रखी है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, सेम ही आएगा x। तो मैं डीओडी ऑफ N2 लिख रहा हूं, तो डीओडी ऑफ N2 कितना हो जाएगा, कितना टूटा x, और इनिशियल कितना था 1, और ये कितना दे रखा 50%, मतलब 1/2, तो x क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो मोल सेट इक्विलिब्रियम 1 - 1/2 कितना आएगा, 1/2। 3 - 3/2 कितना आएगा, 3/2। भाई आप यहां पर x को 1/2 पुट करोगे ना, तो 3 - 3/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। 2 × 1/2 कितना हो गया, 1। सिंपल सा, ठीक। ये मोल एट इक्विलिब्रियम आ गए। अब मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। सही ना, तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएंगे, 1/2 इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल कर लो कितना, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 हो गया कितना, 3। तो 1/2 अपॉन 3, ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 1/3। सही है, तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम ये हो गया 1/6, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/3। सही है। अब मुझसे बोला गया है क्या, कि इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, तो Kp का एक्सप्रेशन लिखो। तो चलो बता दो, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू P, मतलब P/6। भाई मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर यही होता है पार्शियल प्रेशर। ये हो जाएगा P/2, और ये हो जाएगा P/3। ध्यान से देखते जाओ, आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखो Kp क्या आ गया, Kp आपका आ गया इसका पार्शियल प्रेशर का होल स्क्वायर, मतलब P/3 का होल स्क्वायर अपॉन P/6। भाई N2 का पार्शियल प्रेशर की पावर 1 और H2 की पावर 3, मतलब P/2 की पावर कितना, 3। तो एक काम कर लो, यहां से P अलग कर लो, P की पावर 3 और ये, तो P की पावर 4 और P की पावर 2 अलग है, तो P की पावर -2 तो अलग हो गया। देखो ठीक है। अब आ जाओ आप, जो कॉफिशिएंट है यहां क्या है, 1/9, और 1/9 ये हो गया ऊपर, और डिवाइडेड बाय क्या, 1/6 इंटू 1/8। सही जा रहा हूं मैं, 2 की पावर 3 8 होता है। 1/9 अपॉन 1/6 इंटू 1/8। एक काम करें, 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 का डबल 6 और 3 का 3 टाइम्स ये, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 अपॉन 1/16, और P की पावर -2। तो ओवरऑल ये बचेगा आपका कितना, 16/3, और P की पावर -2 मतलब नीचे P² लिख दूं मैं, और यूनिट क्या आ जाएगा, ATM की पावर -2। ATM की पावर ΔNg, और इसका ΔNg निकाल लो क्या आएगा, ΔNg इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट के मोल, गैसियस मोल, और इसके रिएक्टेंट के, तो 2 - 4 क्या आ गया, -2, मतलब ATM की पावर -2। तो फाइनल आंसर 16/3 P², ATM की पावर -2 आ जाएगा। ये आप अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने P की पावर -2 यहां लिखना है, इधर लिख लेना। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर PCl5 PCl3 + Cl2। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में कोई मोल दे रखे हैं क्या, नहीं, 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 0 0 ये स्टार्टिंग के मोल हो गए। मोल सेट इक्विलिब्रियम बताना जरा, 1 - x, x और x, DOD x/1 दे रखी है। चलो ठीक है, DOD भी x दे रखी है आपको, बहुत अच्छी बात है। मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम बोल दो जरा, 1 - x अपॉन टोटल मोल 1 + x। भाई इन तीनों को ऐड करोगे, x अपॉन 1 + x, ये x अपॉन 1 + x। पार्शियल प्रेशर निकाल लें, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, क्या आएगा, 1 - x इंटू P अपॉन 1 + x। यहां क्या आएगा, xp अपॉन 1 + x। यहां क्या आएगा, xp अपॉन 1 + x, ये आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा Kp इसका, तो Kp क्या आएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, मतलब x² P² अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन
दिस, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या कट गया, एक 1 प्लस एक्स उड़ा दो और एक पी उड़ा दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया यहां पर, ठीक है। अब इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो तो एक्स में और पी में रिलेशन बताओ। तो देखो जरा, अगर मैं ये बोलूं कि 1 के रेस्पेक्ट में एक्स बहुत कम है तो ये नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो केपी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी आ जाएगा, मतलब एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा अंडर रूट केपी बाई पी, और केपी तो कांस्टेंट होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो, डीओडी को यहां पर नेग्लेक्ट करके 1 के रेस्पेक्ट में ऐसा बना सकते हो रिलेशन। समझ गए केपी केसी के कैसे कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसा अप्रोच करना है आपको, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर हमारा। अगर केपी निकालना हो, प्रेशर गिवन हो, मतलब प्रेशर के टर्म में केपी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ लो, करके बता रहा हूं मैं। इन द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm इफ 50% CO2 रिएक्ट्स, फाइंड केपी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर कार्बन सॉलिड है तो सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं, तो इसको छुपा लो, मतलब सिर्फ ये और ये बचा, ठीक। स्टार्टिंग में प्रेशर मुझे कुछ नहीं दिया है तो मैं इसका प्रेशर पी नॉट मान लेता हूं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया तो पी नॉट, ये 0। मैं क्या कर रहा हूं, पी नॉट में से कुछ कम करूंगा प्रेशर, तो मैंने पीएक्स कम कर दिया, तो यहां कितना बनेगा, 2px। बस हम ये जो इक्वेशन लिखते थे अभी तक, हम मोल के टर्म में लिखते थे, अब प्रेशर के टर्म में लिख देंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे डीओडी की मोल के टर्म में लिखते थे। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ डीओडी ऑफ CO2 कितना है, ये है, यहां से कितना ब्रेक हुआ, मतलब कितना प्रेशर कम हुआ, px, और इनिशियल कितना था, पी नॉट। तो px बाई पी नॉट ये कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब आपका px क्या आ गया, पी नॉट बाई 2, उसको मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो px को पी नॉट बाई 2 पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट बाई 2 और 2 इंटू पी नॉट बाई 2, सही है। तो ये तो बचेगा तुम्हारा पी नॉट और ये हो जाएगा क्या, पी नॉट बाई 2, सही। तो ये इनिशियल प्रेशर, ये प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मैंने निकाल लिया सीधे। अब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब आप डायरेक्ट केपी लिख दो। तो केपी क्या आ गया, इसका प्रेशर का होल स्क्वायर, तो पी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर, मतलब पी नॉट बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स पी नॉट, 2 टाइम्स पी नॉट, ठीक है। अब ये बचा पी नॉट, ये कैसे निकलेगा, पी नॉट कैसे निकलेगा, वो यहां से, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm, मतलब पी नॉट बाई 2 प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 12, मतलब 3 पी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो पी नॉट क्या आ गया, 8, सही ना। और पी नॉट 8 आ गया तो यहां पुट कर दो, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16। यूनिट बता दो जरा, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, बताओ जरा डेल्टा एन जी कितना है, 2 माइनस 1, ये तो सॉलिड है छोड़ देंगे, तो इसका 1 आ जाएगा डेल्टा एन जी। समझ गए किस तरीके से अप्रोच करना है, मोल के टर्म में जैसे लिखते थे वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको CO2 को यहां 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोल अगर नहीं दिए होते तो 1 ले लेते हैं, 1 से भी सॉल्व करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज 1.12, ठीक। ऑब्जर्व्ड प्रेशर का मतलब इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर होता है। फाइंड केपी। चलो ये सॉलिड है तो इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते कि स्टार्टिंग का प्रेशर क्या है, तो अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में। लेकिन हां इतना तो पक्का है कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब टूटेगा, NH4HS जब टूटेगा तो जो गैस बनेगी उसका तो कुछ प्रेशर होगा। तो मैंने ये मान लिया कि इसके टूटने से प्रेशर px बना। यहां पर मैं थोड़ी देर के समझाने के लिए ले लेता हूं। सपोज अगर मैं इसका प्रेशर पी नॉट ये 0 0 लिखूं तो यहां क्या लिखूंगा, पी नॉट माइनस px और यहां px। अब ये तो सॉलिड है तो इसको हटा दो, तो इसको लिखना ही नहीं है, ऐसा लिख लिया करो आप। अब बताओ जरा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर 1.12 मतलब क्या है मेरे पास, px प्लस px मतलब 2px कितना है 1.12, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर 1.12। तो px यहां से क्या आ गया, डिवाइड कर दो 2 से, 0.56 atm आ गया। अब इसका kp लिख लो आप, तो kp क्या आएगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर ही तो है ना, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है, मतलब px इंटू px, ये सॉलिड है तो डिस्कार्ड कर देंगे। और px कितना है 0.56, तो 0.56 इंटू 0.56 करोगे तो 0.3136 आता है, इसका मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। एटीएम की पावर क्या आएगी, डेल्टा एन जी। अब बताओ इसका डेल्टा एन जी क्या है, 1 + 1 2 हो गया, इधर तो सॉलिड है छोड़ दो, मतलब 2 - 0 क्या आ गया 2। तो अगर आपको प्रेशर दिया जाता है जिसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम समझ रहे हैं ये सब, तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन, समझ गए।
तो सारी कहानी केपीकेसी कैलकुलेशन की क्लियर समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या रिलेशन होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। फॉर्मूला ये है कि अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी इंटू एन माइनस वन, ये होता है रिलेशन। अब यहां पर अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा होता है डीओडी। अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को लो और उसकी वेपर डेंसिटी निकालो। कैसे निकालते हो, वेपर डेंसिटी कैपिटल डी ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से निकालते हो। और स्मॉल डी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मतलब ये क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। किसकी है ये, रिएक्शन मिक्सचर, मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम अचीव जब हो जाएगा उसके बाद की कहानी है। तो स्मॉल डी आपको गिवन रहता है, कैपिटल डी दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे निकाल सकते हो। और अल्फा डीओडी होती है। और यहां जो एन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो एन है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ एन। जब कभी भी आप रिएक्शन को देखोगे तो उसमें एन कैसे पहचानोगे, जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन दे रखी है PCl5, तो इससे क्या बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। तो पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि यहां कॉफिशिएंट 1 बनाना है। ध्यान रखना, यहां कॉफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहां ऑलरेडी 1 है, तो अब जो एन होगा वो क्या होगा, एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है, एन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के मोल हैं ये। अब बताओ जरा यहां पर कितने हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख लेते हैं अपन। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो इसका एन क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से चलना है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज ऐसा लिखा है 2 टाइम्स अमोनिया, ध्यान से देखना, और इससे लिखा है क्या N2 प्लस 3H2। तो आप क्या करो, पहले इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि मोल 1 बनाना है रिएक्टेंट का। ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे रिएक्टेंट का मोल कितना बनाना है आपको, 1 बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप ऐसे बना लो, हाफ N2 और 3/2 क्या आ जाएगा, H2। अब यहां n का क्या सिग्निफिकेंस होता है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2, मतलब 2 आ गया आपका। इस तरीके से पता करना है। क्या ध्यान रखना है, n होता है प्रोडक्ट के मोल, और दूसरी बात n यहां पर इसके मोल क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। देखो ध्यान से, यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां 2 था, तो मैंने उसको 1 बना दिया 2 से डिवाइड करके। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, किसके, रिएक्टेंट के। और n कैसे लोगे, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम आ रहा है प्रोडक्ट का वो ले लो, समझ गए। और n यहां पर 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके लिए वैलिड नहीं है फिर ये फॉर्मूला, क्योंकि यहां इनफाइनाइट हो जाएगा अगर 1 रखोगे तो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर दे रखा 58, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। मतलब आपको स्मॉल डी दे रखा है कितना, 58। कैपिटल डी निकाल लो। कैसे निकालोगे, PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 और PCl5 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 31 प्लस 5 इंटू 35.5, तो ये आता है 208.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 104.25। ये आ गया कैपिटल डी। अब आप देखो जरा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी इंटू एन माइनस 1। कैपिटल डी कितना है, 104.25, माइनस स्मॉल डी कितना है, 58 अपॉन 58, और एन कितना है, 2 माइनस 1। सही है। एन कैसे पता चला, इसका सम कर दो आप, ठीक है, प्रोडक्ट के मोल का। तो यहां से जब आप अल्फा को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.8, मतलब परसेंटेज डीओडी लिखना है तो परसेंटेज डीओडी आ जाएगा आपका 80%, ठीक है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करोगे, समझ गए बात को, नोट करो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का वो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, देख के भी आंसर लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखो क्वेश्चन को और आंसर लगा दो, ऐसा क्वेश्चन होता है। अगर आ गया तो मजा आ गया। मतलब आप तो ये मान लो कि जब भी एग्जाम देने जाओ तो सुबह सुबह पूजा करके जाना कि ली चैटेलियर का क्वेश्चन आ जाए। अगर ली चैटेलियर का भाई साहब क्वेश्चन आ गया तो मतलब अलग ही मजा आ जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, नोट करो फिर मैं बताता हूं आपको। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल देख के आंसर लगा देना आप, ठीक है। अब पहली बात, ये प्रिंसिपल होता क्या है, जब कभी भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है और हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें, कैसे, प्रेशर को चेंज करके, वॉल्यूम को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके एंड सो ऑन, इस टाइप का इफेक्ट हम डाल रहे हैं रिएक्शन पर, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम
डिस्टर्ब हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या चाहेगी कि दोबारा से इक्विलिब्रियम को हम रीगेन करें। तो वही रीगेन करने के लिए जो भी आप इफेक्ट डालते हो उसका आपको अपोज करना है। देखो सीधी सी बात है, जिंदगी में आपने यही किया है ना भाई, आपसे कोई काम बोला गया तो उसका उल्टा ही किया तुमने हमेशा, है ना। तो वही यहां पर करना है कि जो भी आप इफेक्ट डाल रहे हो उसका उल्टा सोचना है। जैसे अलग अलग टाइप के इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट डालोगे तो क्या होने वाला, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास कोई रिएक्शन है, सपोज रिएक्टेंट से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब मैंने यहां पर रिएक्टेंट डाल दिया, मैंने यहां पर रिएक्टेंट क्या करा, डाल दिया, तो रिएक्टेंट बढ़ गया ना। अब अगर ये बढ़ गया तो इसका उल्टा करना है, मतलब इसको कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा। कम कब होगा, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मींस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी, इसका अपोज करना है, उसको कम करना है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। वो कंज्यूम होगा तभी तो वो कम होगा ना, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब मैंने इसमें से रिएक्टेंट निकाल लिया। अगर मैंने रिएक्टेंट निकाल लिया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब इसका उल्टा करना है, मतलब बढ़ाना है। बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट ही तो रिएक्टेंट बना रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड। बहुत आसान है, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, किसको, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब इसको क्या करना है, कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, और कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है प्रोडक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। अगला एक और है, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, मतलब प्रोडक्ट इसमें से कम कर दिया। अगर इसमें से प्रोडक्ट कम कर दिया तो इसको बढ़ाना है। बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से होता है, समझ गए बात को, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इफेक्ट देखते हैं। नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ध्यान से देखना जरा क्या होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ऐसा होता है कि अगर हम प्रेशर को चेंज करें, बढ़ाएं या कम करें, तो वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि किस तरफ जाएगी। कैसे, जैसे मान लो मैं समझाने के लिए रिएक्शन ले लेता हूं आपके सामने, N2 + 3H2 gives 2NH3। मैंने सारे गैस ले लिए, सॉलिड में लीच एटिलियन नहीं लगता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, गैस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, PV = nRT, आप जानते हो, ठीक है। प्रेशर बढ़ा दिया तो एक्चुअल में होता क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कनेक्ट करूं तो ऐसे बोल रहा हूं कि प्रेशर बढ़ा दिया तो मोल बढ़ गए। ये आपका एक्सटर्नल इफेक्ट है। ये क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट। प्रेशर बढ़ा दिया तो मोल बढ़ गए। अब रिएक्शन कहां जाएगी, इसका अपोज करना है, मतलब मोल कम की तरफ जाएगी। तो अपन मोल कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। इधर 3 + 1 कितने मोल हैं, 4। इधर कितने मोल हैं, 2। तो फिर से सुन लो, प्रेशर बढ़ाया, मोल बढ़ जाते हैं, तो रिएक्शन वहां जाती जहां मोल डिक्रीज होंगे। मोल किस तरफ डिक्रीज हो रहे हैं, 4 से 2 की तरफ। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ रहे हो बात को। अगर मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें सपोज ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने लिख दिया 2SO3, ठीक, और इससे बन रहा है 2SO2 + O2, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी ले लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया, अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो मोल बढ़ गए। मोल बढ़ गए मतलब रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल कम हो रहे हों। तो यहां कितने मोल हैं, इसके ऊपर लिख लो 2। यहां कितने, 2 + 1 3, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। सॉलिड में लीच एटिलियन नहीं लगता, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो अपना एक्सटर्नल इफेक्ट हो गया भैया। प्रेशर बढ़ाया, मोल बढ़ गए, रिएक्शन कहां जाएगी, जहां मोल कम होंगे। मोल किस तरफ कम हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए बात को। अगर मैं इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में उल्टा सोच लूं, जैसे अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि चलो इस वाले में प्रेशर को कम किया, अगर प्रेशर कम किया तो मोल कम हो गए, रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल बढ़ेंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, अब इस तरफ। समझ गए बात को। उसी तरीके से सेम यहां भी ऐसी खेल लो। कैसे, इसको इसके साथ ले लेता हूं, है ना। कैसे देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं प्रेशर को मैंने क्या किया, कम,
तो मोल कम हो गए, रिएक्शन कहां जाएगी, जहां मोल बढ़ेंगे, किस तरफ मोल बढ़ रहे हैं, 2 से 3 की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट हो गए, प्रेशर को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अगर कभी ऐसा हुआ जैसे इसमें आ गया H2 प्लस I2 और आपसे बोला 2HI, और ये सब के सब क्या हैं, गैस हैं, अब आप चाहे इसमें प्रेशर को बढ़ा लो या कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, जीरो। तो मैं ये लिख रहा हूं कि डज नॉट, इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर चेंज, बाय प्रेशर चेंज। अब आप प्रेशर को बढ़ाओ या कम करो, डेल्टा एनजी जीरो, तो कुछ नहीं होने वाला। समझ गए बात को? तो एक आपके मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया, एक ये समझा दिया, और एक डेल्टा एनजी जीरो वाला समझा दिया। अब तो क्लियर समझ में आ गया प्रेशर को कैसे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है? ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको मैं हीट से कनेक्ट करके समझा दूंगा तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना। अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखता हूं तो 2 टाइप की रिएक्शन लेनी होगी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ध्यान से देखना जरा। पहले मैं आपको बता रहा हूं रिएक्टेंट प्लस हीट, मतलब मैंने रिएक्टेंट को हीट दे दी, तो किस टाइप की रिएक्शन है ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो गया ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको ऐसे दे सकते हैं प्लस हीट, या फिर ये ना लिख के आपको सिंपली ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच क्या है इसका, पॉजिटिव है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैंने इसको हीट दे दी, तो हीट दे दी, इसका मतलब हीट कौन ले रहा है, रिएक्टेंट ले रहा है। हीट कौन ले रहा है, रिएक्टेंट ले रहा है। तो रिएक्टेंट हीट लेके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बहुत आसान है। अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो मैंने क्या करा, हीट निकाल ली, हीट निकाल ली, तो अब इसको बनाना है। बनेगी कब, जब ये प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस कब होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं इसको रिएक्टेंट जैसा ही समझा रहा हूं आपको। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दे दी, अब उसको कम करना है, तो वो कंज्यूम होनी चाहिए, मतलब वो रिएक्टेंट लेना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, हीट निकाल ली, इसका मतलब हीट बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी कब, जब बनेगी, और बनेगी किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए? सेकेंड पार्ट देखो जरा, बी। अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेके चलूं, कैसी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बताओ, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट और प्लस हीट। कभी कभी ऐसे लिख देंगे और ऐसा ना लिखेंगे तो डेल्टा एच क्या लिख देंगे, नेगेटिव। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि डेल्टा एच पॉजिटिव एंडो होता है और डेल्टा एच नेगेटिव क्या होता है, एक्सो होता है, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मैंने हीट दे दी, किसको हीट दे दी, राइट साइड हीट दी ना, मतलब प्रोडक्ट ने हीट ले ली, और प्रोडक्ट हीट लेकर क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी रिएक्शन। क्लियर? आगे देखो, अगर टेम्परेचर को मैंने कम किया, मतलब मैंने हीट निकाल ली, और हीट निकाल ली तो हीट को अब बढ़ाना है, अपोजिट चलते हैं अपन लीचेटिलियर में, है ना? हीट बढ़ाना है, बढ़ेगी कब, जब ये बनेगी, और बनेगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए बात को? एंडोथर्मिक में क्या करना है और एक्सोथर्मिक में क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने पर क्या क्या हो जाता है, ठीक है? अब देखो जरा फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट देखूं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, मतलब मैं सीधे सीधे ये लिखूंगा, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का टाइम कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाकर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल रहा हूं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी ले आता है, वो डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम आने में कम टाइम लगेगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसा होता है। मतलब ये रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देगा। सीधी सी बात है, समझ गए? आगे चलते हैं। फिफ्थ फैक्टर देखना जरा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, ध्यान से देखना जरा। इसमें मैं 2 केस लेके चलूंगा। केस वन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने कोई इनर्ट गैस इसमें मिला दी। इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं होता हीलियम नियॉन आर्गन वाली। इनर्ट गैस हर वो गैस इनर्ट गैस है जो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। रिएक्शन में कोई अपनी चल रही रिएक्शन, जैसे SO2O2 वाली रिएक्शन चल रही है, ठीक। इसमें अपन ने सपोज हीलियम मिला दिया, नियॉन मिला दिया, आर्गन मिला दिया, तो ये तो रिएक्शन नहीं करती, तो इनको तो हम इनर्ट बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसी गैस में मिला दूं कि जो रिएक्शन ना करे इनर्ट गैसेस के अलावा, तो उनको भी हम इनर्ट गैस की कैटेगरी में रखते हैं, ध्यान रखना। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन अफेक्ट नहीं हो रही है। मींस क्या लिखूंगा मैं, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। मतलब कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है वही यहां पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का इफेक्ट हुआ। समझ गए बात को। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल वगैरह चेंज नहीं होते, मतलब एक तरीके से ये बोलते हैं अपन कि जो केसी होता है उसका जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है वो नियरली इक्वल होता है इनर्ट गैस मिलाने के पहले और बाद में, तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ये ध्यान से समझना जरा, अगर केस 2 की बात करूं, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, प्रेशर को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, तो क्या होता है, रिएक्शन विल शिफ्ट in that direction where number of moles increases, इस वाली बात को मैं समझाता हूं कि ऐसा कैसे हो जाता है इसमें, ये नोट करो, फिर मैं आपको इसको क्लियर समझाता हूं कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को मिलाऊंगा तो रिएक्शन इस तरफ क्यों जाती है जहां मोल बढ़ते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। इतना लिख लो पहले आप। चलो तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास ये बलून है एक, ठीक है, इसमें एक रिएक्शन चल रही है N2 + 3H2 gives 2NH3। मैंने क्या करा, इसमें हीलियम गैस मिला दी, ठीक है, और इसको फिर से बंद कर दिया। तो हीलियम गैस मैंने मिला दी तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम के साथ अब हीलियम भी आ रहा है आपके पास। और मैंने क्या बोला है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, मान लो इसका टोटल कांस्टेंट प्रेशर 10 atm है, टोटल प्रेशर 10 atm है, ठीक है, और वो कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब पहले भी 10 atm और अब भी 10 atm। अभी जो 10 atm है वो किसका है, स्टार्टिंग में इन तीनों गैसेस का टोटल है, सही बात है। अब यहां पर जो 10 atm है वो इन चारों का है, समझना बात को, यहां तीनों गैस का 10 atm था, यहां पर इन चारों का 10 है, इसका मतलब हीलियम कुछ ना कुछ प्रेशर तो रखेगी ना। मान लो इसने 2 atm रखा, सपोज इसने 2 atm रखा, तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो 8 atm होगा ना, क्योंकि टोटल तो 10 करना था। तो इसका अगर कुछ ना कुछ प्रेशर है तो इसका 8 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, इनर्ट गैस के मिलाने से 10 atm का प्रेशर अब क्या हो गया, 8 atm हो गया। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होता है तो मोल क्या हो जाते हैं, कम, और मोल कम हो जाते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर ये इफेक्ट आपने डाला, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, द रिएक्शन विल प्रोसीड in the direction where number of moles क्या हो, increases। समझ गए बात को, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, increases। तो वही वाली बात मैंने यहां लिखी। क्लियर कट समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। इनर्ट गैस के मिलाने से एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज वाला इफेक्ट लग जाता है। प्रेशर डिक्रीज मतलब मोल डिक्रीज हुए, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल बढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, ये 2 था यहां पर, इधर अगर मैं देखूं तो 2 है मोल, और इधर 3 और 1 4 है, तो कहां जाना है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस मतलब बैकवर्ड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए बात को, ली चैटरले प्रिंसिपल की सारी चीजें। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है, ठीक, कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या होता है, इनर्ट गैस डालते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर समझा दी। अब एक काम कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सारे के सारे इफेक्ट मिक्स करके उसको अपन बताएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। नोट करो इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन से बता देता हूं कि ली चैटरले प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और ये सभी गैस हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, गैस हैं। अब ध्यान से देखना जरा, मैं इसमें सारे फैक्टर लगा रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, बताओ अगर N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन कहां जाएगी। अगर N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर जो ये काम कर रहे हैं उसका अपोज करें।
तो आपने N2 बढ़ा दिया था, इसको कम करना है। कम कब होगा? जब ये कंज्यूम होगा, और कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जाएगा फॉरवर्ड। सेकंड, अगर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, तो अमोनिया को बढ़ाया, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो इसे कम करना है। कम कब होगी? जब ये कंज्यूम होगी, और ये कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत सिंपल। तीसरा इफेक्ट देखना, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो मोल बढ़ गए, रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल कम होंगे। यहां 3 + 1 कितने हैं? 4, यहां कितने हैं? 2, तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां मोल कम होंगे। हुआ क्या था? प्रेशर बढ़ाया था, मोल बढ़ गए थे, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल कम होंगे, मतलब 4 से 2 की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत आसान। अगला, अगर टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट दे दी। हीट किसे मिली? अमोनिया को। तो अगर मैं हीट देते जाऊंगा तो अमोनिया हीट लेके क्या करेगा? रिएक्टेंट बना लेगा, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बहुत आसान है। पांचवा देखना, बाय एडिंग कैटलिस्ट, बाय एडिंग कैटलिस्ट, बताओ जरा आंसर लिखोगे। डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक और लिख रहा हूं मैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, नियोन बोल देता हूं, ठीक है, एडिशन ऑफ नियोन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बताओ क्या होता है इसमें? रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हो, और नंबर ऑफ मोल किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? 2 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ गया बात को? ये वाला एरो फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ली चैटेलियर पर बेस्ड। कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करना, प्रेशर को चेंज करना, टेम्परेचर चेंज करना, कैटलिस्ट हो गया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ये सारी चीजें आप समझ गए हो। एक आखिरी पॉइंट और बचा है इसमें, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए एक तो ली चैटेलियर है, और एक और चीज होती है रिएक्शन कोशेंट, तो उसको भी समझ लेते हैं अपन। ध्यान से देखना जरा, आखिरी पॉइंट और है बस, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट को हम लिखते हैं Q। अब Q को हम QC भी लिख सकते हैं, QP भी लिख सकते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हो तो QC, और अगर आप प्रेशर के टर्म में लिख रहे हो तो QP। जैसे मुझे एक रिएक्शन दी है अल्फा A प्लस बीटा B, और इससे लिखा मैंने गामा C प्लस डेल्टा D, ठीक है, ये सभी मैंने गैस ले लिए। अगर कोई भी इनमें से सॉलिड हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, एक्टिव मास उसका 1 मान लेंगे, ठीक है। अब मुझे इसका Q लिखना है, तो मैं QC लिख के बता देता हूं, सिमिलर वैसा ही QP होगा। तो QC क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर गामा। जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो ना, सेम वैसे ही लिखना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप यहां KC लिखते हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की होती है, और अगर QC लिखते हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की नहीं होती। तो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D, ठीक है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये किसी और टाइम की है, ये इक्विलिब्रियम की नहीं है, ये किसी और टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, बस इक्विलिब्रियम की नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम की हो गई तो QC और KC बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं 3 केस बना रहा हूं। केस 1, अगर QC और KC बराबर हुए, आपको क्वेश्चन कैसा होगा अगर आया तो? KC गिवन होगा किसी रिएक्शन का, और आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होंगी जो इक्विलिब्रियम की नहीं होंगी, उससे आप QC निकालोगे और कंपेयर कराओगे और आंसर बता दोगे। तो QC KC बराबर है तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है। केस 2, अगर QC बड़ा है किससे? KC से। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो, अगर QC बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर ये बड़ा है ये कम है, इसका मतलब अब इसको कम और इसको बढ़ना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये क्या होगा? C से A, D से B, मतलब CD से AB बनेगा। तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। तो रिएक्शन कहां होगी? बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। BWR मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। केस 3 की बात कर रहा हूं, अगर QC लेस देन है KC से, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखो, अगर QC छोटा है इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मुझे न्यूमरेटर बनाना है, मतलब प्रोडक्ट बनाना है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। सिंपल सी चीज है, समझ गए बात को? तो इस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके कुछ थर्मोडायनेमिक्स वाले पॉइंट भी होते तो वो मैं थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपको करवा दूंगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln के इक्विलिब्रियम, वो वाली इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो अभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं,
सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक अच्छे से करके जाना, बहुत आसान है, एक बार वीडियो देख लोगे तो क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अपन अगले चैप्टर में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में इतना ही काफी है। ठीक है, बाय बाय।